गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का ओपन जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए मैथ की हम परसेंटेज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपकी रेलवे एनटीपीसी या एएलपी की सीबीटी 2 की तैयारी कैसी चल रही है। सभी लोग बताइए, कमेंट करिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है अभी। जी ओनली सक्सेस ओजीए वाले सबको गुड आफ्टरनून। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कल क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी था, एक दो थे शायद, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कौन सा था ये वाला? कल हम लोगों ने होमवर्क के लिए किया था जी। काल भैरव मस्त चल रही है, थैंक यू काल भैरव जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कल होमवर्क में भी यही था। क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। यहाँ पे डॉट 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 लगा है, उसका मतलब होता है कितना अधिक होगा, ये हमें बताना है। और हमारे ऑप्शंस हैं ये सब, इन्हीं में से कोई आंसर आएगा, उन्हीं को ढूंढना कौन सा आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में, जैसे कोई वर्ग है तो हमें पता है कोई वर्ग होता है तो उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, वो ए होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर होता है, ये एरिया होता है वर्ग का। तो इसमें दे रखा है कि दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की दो लंबाइयों, दो आसन मतलब जैसे ये एक भुजा है। देखिए क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें थोड़ा ये ठीक है। ये भुजा मान लीजिए, एक ये जो भुजा ये है, पहली मैंने इस भुजा में 35% और दूसरी भुजा इसमें 25% की वृद्धि की जाती है। तो चलिए 35% की वृद्धि करते हैं। मान लिया जो ए है हमारा, इधर देखिए ये हमारा वर्ग का दे रखा है। वर्ग में क्या है कि भुजा 100 है, वर्ग की भुजा 100 है और 100 में देखिए 100 भुजा वर्ग की लंबाई है और इस लंबाई में हम लोग 35% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जब 100 में 35 की वृद्धि करेंगे तो जो हमारा बनेगा 135 होगा। 35% की वृद्धि करने का मतलब पहले कोई संख्या 100 थी, 100 में हमने 35% बढ़ा दिया तो हमारा 135 हो गया। अब दूसरी दे रखा है कि जो उसकी दूसरी भुजा है, देखिए दूसरी जो भुजा है हमारी, एक भुजा ये बढ़ा दी है हमने, अब दूसरी भुजा ए है, ये मतलब उसमें 25% की वृद्धि कर रहे हैं। और ये दोनों देखिए वर्ग हैं, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं तो इसको 100 माना है। तो दूसरी भी हमारी हमने 100 मान लिया कि दूसरी जो भुजा है वर्ग की दोनों भुजाएं, ये भी ए है ये भी है, दोनों वर्ग की भुजाएं समान है, वर्ग की भुजाएं समान होनी चाहिए। तो ये भी 100 है और ये भी 100 है और पहली भुजा 35% वृद्धि हो रही है तो दूसरी भुजा में 25% की वृद्धि हो रही है। तो ये 25% की वृद्धि हुई। ये हो गया हमारा आयत, ये हमारा आयत हो गया। क्योंकि आयत में भुजाएं, दो भुजाएं एक दूसरे के, देखिए पहली भुजा और दूसरी भुजा अलग अलग होती है। ये और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ये लंबाई है तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए जब ये वर्ग थी, वर्ग की दोनों भुजाएं समान होती हैं तो वर्ग की देखिए ये जो भुजा थी ये भी 100 है, दूसरी भी 100 है और पहले जो भुजा है उसमें 35 बढ़ाया तो 135 हो गया। दूसरी भुजा में दे रखा है कि 25 बढ़ा रहे हैं आसन भुजाओं में तो 125 हो गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। सूरज गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। श्वेता यादव गुड आफ्टरनून। माय ड्रीम जी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल सबका गुड आफ्टरनून है। माय डियर सर जी कैसे हो आप? बताओ माय ड्रीम आप कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आप बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है सीबीटी 2 की? बाकी आपके कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं, प्रेरणा देते हैं संपूर्ण समर्पण के साथ आप लोगों के लिए मेहनत करने का पूरा तत्पर रहने के लिए आपके कमेंट बहुत हमें सहयोग देते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। जैसे कल आपने कमेंट में बताया था, आपके कमेंट बहुत प्यारे रहते हैं। चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए हमारे पास एक आयत की लंबाई आ गई। देखिए आयत की लंबाई हमारी आ गई, हमारी आयत की लंबाई आ गई 135 आ गई है। और दूसरी जो देखिए आयत की हो गई है, लंबाई बदल गई, वर्ग की थी दोनों समान थी लेकिन आयत में दोनों अलग अलग होती है लंबाई चौड़ाई। तो इसको 35 बढ़ाए तो आयत की लंबाई हो गई, ये मान लीजिए चौड़ाई हो गई। तो इसमें दे रखा है कि परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से
कितना अधिक होगा ये बताना है। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें दोनों समान है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा 100 गुणे 100 होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, या वर्ग को या आयत का वर्ग में दोनों समान समान भुजाएं होती हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो ये 100 हो जाएगा। और आयत में जो है, आयत में इन दोनों को गुणा हो जाएगा, तो 125 का जब 135 से गुणा करेंगे, ये करना है। मस्त चल रही है सर जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरह बढ़िया से चलाते रहिए और अच्छे से इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, इसको अब देखिए, काटिए पीटिए। जब काटेंगे इसको तो हमारा 25 से कटेगा, 25 चको 100 होता है और 25 पचे 125 होता है, 25 चको 100 होता है और 25 पचे 125 होता है, 25 बटे 125 होता है। देखिए परसेंटेज का मतलब यहाँ क्या होता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। ये आयत का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ये आयत का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में पूछ रखा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो अधिक की गणना हम जब रहता है परसेंटेज में किसी चीज के अधिक है या कम है, उसकी गणना 100 मान के करते हैं। तो 100 हमारा यहाँ पे, इसको रहने देते हैं, 100 में देखते हैं कि कोई संख्या कितनी अधिक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 100 में चेक करते हैं कि कोई संख्या कितनी अधिक है या कितनी कम है। तो यहाँ पे हमने 100 को इधर रहने दिया, और अनुपात में जब 4 को उधर ले जाएंगे या 4 को उधर भाग करेंगे, 4 को इधर भाग करेंगे, तो देखिए 5 गुणे 135 हमारा होगा, कितना होगा, 5 25 होगा, 5 3 15 1 16 होगा, 5 25 होगा, 5 3 15, 5 की 135 से गुणा करेंगे तो 5 25 आएगा, और 5 3 15 तो 17 होगा, 5 1 5 1 675 आएगा। और जो उधर 4 था, 4 गुणे 100 था ना, ये 4 गुणे 100 है, तो 4 की 100 से इधर भाग हो जाएगी। चलिए इधर देखते हैं, ये 400 जो है, इधर कैलकुलेशन करते हैं, 4 गुणे जो 100 है, अनुपात में दूसरा है 675। अब ये 4 है, इधर हटाएं हम लोग 4, तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर 4 हट के भाग में आ जाएगा। 100 में देखेंगे कितना ज्यादा होगा, जब इसको भाग करेंगे तो 4 1 4 होगा, हासिल आएगा 2, बनेगा 27, 4 6 24 होगा, हासिल आएगा 3, बनेगा 35, 4 8 32 होगा, लगाएंगे दशमलव, हासिल आएगा 3, 3 का बनेगा 7, 4 7 28 होगा, 4 5 20 होगा। 100 से ये कितना ज्यादा है, हम परसेंटेज के लिए 100 से देखते हैं, 100 से कितना ज्यादा है कितना कम, तो मैंने इधर 100 रहने दिया, इधर इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई है। तो ये देखिए 68.75 ज्यादा है, तो हमारा कितने में, 100 में ज्यादा है, तो डायरेक्ट हमारा 100% ही आ जाएगा, 68.75% हमारा जो आंसर होगा इसका, हमारा आंसर ए होगा। सर मैं एक प्रॉब्लम में हुई, मेरा आरपीएफ का एग्जाम है संडे को, मैं एग्जाम देने जाऊँ या नहीं सर जी? आरपीएफ, अच्छा आरपीएफ कांस्टेबल का, हाँ इस समय एग्जाम चल रहा है, तो उसको जरूर देने जाइए। ये एग्जाम है, मतलब एक दिन की पढ़ाई के लिए, मतलब सीबीटी तो है मानते हैं, लेकिन एक दिन से कुछ होगा नहीं उतना, आराम से जाके एग्जाम देके आइए बढ़िया से। अगर वहाँ भी सिलेक्शन ले लीजिए, यहाँ भी लीजिए, मतलब क्या पता नहीं है कि कहाँ पे कोई स्टेज, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। हर एग्जाम देते रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए, तो आप वो जरूर एग्जाम देने जाइए। मैं तो कहूँगा एक दिन की पढ़ाई मान लीजिए नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन जरूर देने जाइए एग्जाम। अगर आपको लग रहा हो उस दिन नहीं क्लास अटेंड कर पाएंगे, तो जो उसकी जो क्लास है एलपी मैराथन वाली, उसकी एक दिन पहले कर दें, बताइएगा। इसके लिए मैथ का जो पूरा रिवीजन है सिलेबस का, पूरा मतलब उसी में रहेगा कि पूरे जितने क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जो क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छे लेवल के पीछे आए हैं, उन सभी का या तो संडे या सैटरडे में करा दूं। तो अगर आपका संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को ही उसको करा दें, कोई दिक्कत नहीं हमें। जयपुर से जोधपुर एग्जाम सेंटर आया है, हाँ एग्जाम थोड़ा दूर जाता है, इसका मतलब रहता है ना कि कभी कभी रेलवे का दूर भी दे देते हैं, जयपुर से जोधपुर ज़्यादा दूर होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, देने चले जाना, क्योंकि एग्ज़ाम देना जरूरी, क्योंकि वैकेंसी इसमें ठीक ठाक है, 5-6 हज़ार वैकेंसी हैं, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं इसमें। अल्दो हो जाएगा उसमें भी, लेकिन जब तक होता नहीं सिलेक्शन तब तक हम ठोस मान के भी चल नहीं सकते। सर आपने आपके हिसाब से लगा देना सर। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग लगा देंगे संडे को ही, आप ऑफलाइन देख लेना। चलिए हमारा हो गया है, ये आंसर आ गया 68.75। कैलकुलेशन के लिए इतना बड़ा हो गया, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था, समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं, बाकी हमारा 68.75 होगा। चलिए कॉपी में होता तो इतना लिखने की जरूरत ना पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए, आयताकार है बढ़ा दे रहे हैं, तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, क्या होगी बताइए। चलिए देखिए कितना बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, 8% बढ़ा रहे हैं, और 10% का मतलब क्या होता है, 10% का हमारा मतलब होता है
10% का जो मतलब होता है 1/10 होता है, और जो 8% है इसका मतलब होता है 2/25 होता है। कैसे लिखेंगे? 8 को लिखेंगे 8/100, 8/100 लिखेंगे। जब 8 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, नीचे 25 आएगा तो 2/25 होगा। देखिए कोई आयताकार है, पहले क्या था, पहले का बाद का। देखिए डिटेल में थोड़ा लिख रहे हैं क्योंकि बेसिक से मान लीजिए समझा चल रहा है ना क्लास। तो देखिए यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब आयताकार लंबाई जो है, लंबाई पहले 10 थी और 1/10 का मतलब है पहले 10 थी, 10 में 1 की वृद्धि हुई है तो बाद में 11 हो गई है। और चौड़ाई में क्या हुआ है, चौड़ाई में पहले 25 थी, यहाँ पे चौड़ाई पहले 25 थी, 25 थी पहले, 25 में 2 की वृद्धि हुई है तो अब 27 हो गई है। तो हमारी टोटल लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई है? 250 हो गई है। और जो बाद में कितनी हो गई है? 1.7 77, 1.2 22, 22 7 29 होगा, 297 हो गई है। तुम्हारी कितनी बढ़ी है? हमारी देखिए यहाँ से बढ़ी है 47, 297 जब 50 घटाएंगे कितने में ज़्यादा है? 250 में ज़्यादा है। और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगाएंगे और 25 से काट देंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये बनेगा 470। और 470 को जब 25 से काटेंगे, 25 के 25 होगा, हासिल आएंगे हमारे 23, और 23 का होता है 230, 25 नवैया 225 होता है। और हासिल बचेगा 5, 5 का लगाएंगे 0, 5 का मतलब दशमलव लगाएंगे तो बनेगा 50, 25 दूनी 50 होगा, 19.2 आंसर आएगा। फिर से देखते हैं, गुणा भाग, यहाँ पे नीचे 250 है, चलिए इसको काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 25 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, तो यहाँ 47 दूना कितना होगा? 214 होगा, और 2 चक्को 8 1 9 होगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 इक्के 5 होगा, 5 इक्के 5 होगा, हासिल आएगा हमारा 4, हासिल आएगा 4, बनेगा 44, 5 40 होगा, 5 40 18.8% होगा इजीली, कोई बात नहीं, 18.8%, जी बिल्कुल 18.8% इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ना, प्लस का 4 हो रहा है बाद में तो इंक्रीज होगा। तुम्हारा जो ऑप्शन है 18.8% की वृद्धि होगी, बाद वाला बढ़ रहा है। बहुत सही माय ड्रीम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहे हैं कि आयत की प्रत्येक भुजा में की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये बतानी है। चलिए करिए, क्वेश्चन करिए, चलिए करते हैं। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। तो आयत ये एक तरह से देखिए, आयत का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग हो, ऐसे जरूरी नहीं लंबाई चौड़ाई अलग हो, वर्ग भी एक आयत होता है, वर्ग भी एक आयत होता है। तो मान लीजिए एक आयत है, आयत की लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो दो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है दोनों में 25% की वृद्धि हो रही है। तो जब लंबाई में 25% की वृद्धि का मतलब 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 4 में 1 की वृद्धि होगी, 1/4 का मतलब होता है 4 है, पहली संख्या 4 थी, पहले मतलब 4 थी, वृद्धि के बाद 4 का 25% 1 होगा, 4 का 25% 1 होगा, इसका मतलब है 4 का 25% 1 होगा। तो पहले 4 थी, 4 में 25% मतलब 1 की वृद्धि हुई है, तो अब जो हो गया है वो 5 हो गया है। दूसरी चौड़ाई में भी क्या हुआ है? चौड़ाई में भी 4 से 5 में 4 पहले थी, 4 में 1 की वृद्धि हो गई, दोनों में सेम बढ़ा है तो 4 से 5 हो रहा है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग गुणा कर लेते हैं, क्षेत्रफल के लिए आयत की दोनों भुजाओं को गुणा कर लेते हैं। यहाँ 4 चौक 16 हो गया, यहाँ पे देखिए दोनों भुजाएं सेम है, लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, तो इसका मतलब ये आयत ना होके आयत ही है, आयत की एक प्रकार होता है वर्ग, आयत का ही एक प्रकार होता है वर्ग, तो ये एक तरह से वर्ग है। यहाँ पे वर्ग होता तो और क्लियर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक तरह से आयत एक वर्ग भी होता है। यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया, ये 5 चौक 25 हो गया, यहाँ पे देखेंगे 25 16 से कितना ज्यादा है? 25 16 से 9 ज्यादा है, 25 16 से 9 ज्यादा। जी प्रतिभा पटेल गुड आफ्टरनून। 25 16 से 9 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस का 9 होगा, नीचे कितना होगा? नीचे 16 होगा, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ पे 900 होगा, 900 होगा बटे 16 से भाग करेंगे तो होता है 16 5 80, 16 5 80 होता है, बचेंगे 10, 10 का होगा 100, तो 16 संग 96 होता है, और 16 संग 96 होता है, 4/16 बचेगा, और 4 को जब 16 से काटेंगे तो हमारा बचेगा 56 सही, एक 4 बार कट जाएगा ना, 4 चौक 16 होता है, 56 सही 1/4% हमारा आंसर आ जाएगा। 56 सही 1/4, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही माय ड्रीम, 56 सही 1/4 हमारा आंसर होगा। चलिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी, ये बतानी है। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है, बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म पर एरिया डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कांस्टेंट है पाई बराबर 22/7 हमेशा फिक्स रहता है। जो एरिया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुपाती होगा आर स्क्वायर के। जितना आर स्क्वायर बढ़ेगा उसी तरह एरिया भी बढ़ेगा। तुम्हारी जो त्रिज्या है आर क्या है, आर त्रिज्या है, और जो हमारी त्रिज्या है 25% की कमी कर दी जा रही है। 25% का मतलब होता है हमारा 1/4। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 का मतलब ये है कि पहले जो हमारी त्रिज्या थी 4 थी और 4 में 1 की कमी की गई है, तो जो बाद में त्रिज्या हो गई है 3 हो गई है। तो देखिए जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, ये हमारी त्रिज्या है, ये त्रिज्या का रेशियो है, और जो एरिया होता है जो त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपाती होता है। तो जो एरिया होगा वो एरिया इस त्रिज्या के स्क्वायर का होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 होगा, 3 तरक 9 होगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो क्षेत्रफल पहले 16 था, बाद में 9 हो गया है, तो कितने की कमी हो गई है, यहाँ पे 7 की कमी हो गई है। कमी हुई है तो माइनस लगेगा, तो 7/16 होगा, और 100 के आगे परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। जब 700 को 16 से भाग करेंगे तो 16 चौको 64 होगा, हासिल आएगा हमारा 6। तो 16 48 होगा, 60 बनेगा, 16 48 होगा, और 48 में हासिल बनेंगे 12, और 12 का 120 होगा, 16 96, 16 7 112, फिर बचेगा 8, 16 5 80, 43.75% आएगा। आप लोग भाग कर लिए होंगे अब तक। तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही माय ड्रीम, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। 43.75 हमारा आंसर होगा, बहुत सही। चलिए इस तरह के जो क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन इजी मतलब जो पूछे गए थे रेलवे में, जो रेलवे में अनुकरणपाती जो क्षेत्रफल वाले हैं, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम वो सब कर लिए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारा अब बचा है, हमारा लगभग टॉपिक खत्म है परसेंटेज में। हमारी 3 चीज़ें बची हैं, एक डेविएशन को बचा है, और उसके बाद बचा है हमारा इलेक्शन वाले सवाल जो रहते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम वाले जो सवाल होते हैं वो भी रेलवे में बहुत सारे पूछे गए हैं, तो उनके भी करेंगे। शायद हमारी 3 क्लासें आगे होंगी, उसके बाद हमारा ये परसेंटेज एंड हो जाएगा। और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा भी नहीं है। जितने क्वेश्चन रेलवे में या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं सब शामिल करने की भी कोशिश करी है, और एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने की भी कोशिश नहीं हुई है। चलिए अब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उनका एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, पूरे सवाल उन्हीं पे हैं। तो इसके बाद अगर ये खत्म होते हैं, मतलब 2-4 सवाल हैं कि एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेविएशन पढ़ना। डेविएशन मैसेज से जो परसेंटेज आते हैं ना, उनको सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे। 20% खिलौने जो हैं वो दोषपूर्ण थे, और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी होगी, ये बताना है कि मूल संख्या कितनी होगी। चलिए करिए आप लोग। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बेस फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। अब 20% दोषपूर्ण के बाद जो खिलौने बचे, वो जो खिलौने बचे 80% बचे हो गए, तो 80% मतलब शेष का मतलब 80% खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, मतलब जो बचे हुए हैं उस पर आगे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब सक्सेसिव लगेगा। ये शेष बता रहा है कि यहाँ पे हमें सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। तो 20% का मतलब हमारा होता है 1/5, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब होता है 1/4। तो स्थिति ऐसी है कि फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे। मान लीजिए कि फैक्ट्री में 100% खिलौने थे और 100% में 20% दोषपूर्ण थे, मतलब वो खराब थे। तो उनको फैक्ट्री क्या करेगी, उनको फैक्ट्री हटा देगी। 8000 बिल्कुल देखते हैं। तो वो जो 20% दोषपूर्ण है उनको फैक्ट्री हटा देगी। तो हमारे पास 20% हटाने के बाद जो खिलौने बचेंगे वो हमारे पास बचेंगे 80%। और जो 80% बचे हैं, शेष जो बचे हैं उस खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं। 25% क्षतिग्रस्त हैं, मतलब इनका 1/4 जो है वो क्षतिग्रस्त है। तो इनका जो सही है वो कितने हैं, 1/4 क्षतिग्रस्त हैं। तो सही हमारे हो जाएंगे 4 - 1 जाएगा ऊपर 3/4। तो जो हमारे सही निकलेंगे वो 3/4 होंगे। या तो इसमें 80 में 1/4 करके जो 20 आएगा घटा लीजिए, या तो डायरेक्ट 3/4 कर लीजिए। तो ये इसको जब काटेंगे पीटेंगे 4 दूनी 8, 20 होगा, और 20 नहीं 60 हमारा परसेंट आएगा। जो हमारे पास अब सही खिलौने हैं, पहले 20% खराब थे, बाद में हमारे खिलौने जब
शेष खिलौने फिर जो 60% 80% थे उसमें फिर 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। तो हमारे पास अब जो खिलौने बचे हैं वो 60% हैं, और ये 60% की वैल्यू हमारी जो दे रखी है वो 4800 दे रखी है। तो हमें निकालना है क्या है, तो बनाए गए खिलौनों की संख्या, बनाए गए थे हमारे पास 100%, तो हमें 100% की निकालनी है। 100 के लिए 0 से 0 काटेंगे, 6 48 होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 8000 आएगा, कि हमारे पास जो है 8000 खिलौने बने थे। बिल्कुल सही माय ड्रीम, आपका आंसर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही है, एकदम सही है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, इसको बताना है। कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन जरूरी है कि जो सीखे हैं वो हमारे रिवीजन में है कि नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, आप लोग आंसर करिएगा, सॉल्व करते हैं। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण, देखिए कमी के कारण जॉन 600 रुपये में, मतलब 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। 600 रुपये मतलब यहाँ पे फिक्स है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है जो है वो फिक्स है। पहले भी 600 रुपये था, बाद में 600 रुपये है। 25% की कमी की जाती है कीमत में। कीमत मतलब होता है प्राइस, 25% मतलब होता है 1/4। तो पहले प्राइस 4 था और 4 में 1 की कमी की गई है, तो अब 3 हो गया है। तो इससे हमने बताया था कि जब खर्च फिक्स हो, तो जो हमारा प्राइस है वो जो जिस अनुपात में रहता है उसका उल्टा हमारा कंजप्शन हो जाता है। कंजप्शन हमारा 3:4 के अनुपात में होगा। आप लोगों को याद आ रहा होगा 40। चलिए देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं। जो कंजप्शन है इसकी वजह से देखिए यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी हुई है, और 1 का मतलब दे रखा है कि 5 किलो, यहाँ पे दिखा है ना 5 किलो में अधिक खरीद पाता है। तो एक मतलब यहाँ पे 1 अधिक खरीद पा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 की वैल्यू 5 किलो है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 15 होगी। और बाद में अभी जो है खरीद पा रहा है 5 को 20, अभी जो है 20 किलो खरीद पा रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। अगर इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो आगे मतलब पहले का या बाद का, तो हम लोग पहले का पता अंडरस्टूड होता है कि हमें पहले का निकालना है कि पहले प्रति किलो का मूल्य क्या है, मतलब मूल्य प्रति किलो मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो था हमारा वो 15 किलो गेहूँ खरीद रहे थे, लेकिन प्राइस में कुछ कमी हुई है, बड़ी कमी हुई है, उसकी वजह से 5 किलो और खरीद पा रहे हैं। पहले 15 किलो खरीदते थे। और हमारा खर्च कितना था, हमारा जो खर्च था, मूल्य निकालने का प्राइस बराबर क्या होता है, मूल्य बटे कितने रुपए में मिल रही है, कितने रुपए खर्चे हो रहे हैं, और बटे कितने किलोग्राम खरीद रहे हैं, यही हमारा मूल्य होता है। हमारा जो पैसे लग रहे हैं, कीमत है हमारी 600, और कितने किलो खरीद रहे हैं, हम 15 किलो पहले खरीदते थे, तो हमारा कीमत यही हो जाएगा। 15 चौको 7 होगा, 40 रुपया पर किलोग्राम इतना खरीद रहे हैं। ऊपर रुपए हो गए खर्च हमारा, नीचे किलोग्राम हो गया हमारा, तो रुपए पर किलोग्राम हमारी यूनिट होगी 40 रुपये। हमारा आंसर होगा बिल्कुल सही माय ड्रीम, 40 रुपया पर किलोग्राम, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक कर्मचारी अरविंद को 2,38,075,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है, तो उसे कितनी राशि की आवश्यकता होगी। ये देखिए जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ऐसे तो मैं ये नाम बोलता नहीं, कहाँ पूछा गया कहाँ नहीं पूछा गया। इसमें बोलने का रीजन ये है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है रेलवे में। यही क्वेश्चन 2 बार आया है। दूसरे बार क्या है उसको मैं अभी कराऊंगा, उसमें थोड़ा चेंज था, उसमें चेंज क्या था वो बाद में बताएंगे। और दूसरी बार जो पूछा गया है, जब देख रहे तो आरआरबी जेई के एग्जाम में उसमें पूछा गया था एक यही क्वेश्चन, उसमें भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है और इसी पर सेम टू सेम डाटा है, केवल उसका आखिरी में भाषा बदल गई थी, लैंग्वेज चेंज हो गई थी, तो उसके उसी को आरबी जेई में पूछा गया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन में बैंक अरविंद को 2,38,075,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। यह कैलकुलेशन है केवल क्वेश्चन में यार, बाकी कुछ है नहीं। व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, इसमें राशि कितनी चाहिए उसको ये बताना है। तो देखिए बैंक अरविंद को इतना रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। देखिए उसको 100% आवश्यक राशि को जो मतलब जो व्यवसाय शुरू करना है उसके लिए टोटल 100% की आवश्यकता चाहिए। 100% चलिए देखते हैं। 100% उसको मतलब व्यवसाय शुरू करने के लिए टोटल उसको चाहिए कि हमारे पास 100% प्राइस से किसी चीज़ का शुरू में 100% लगता है, और 100% में अभी भी 17% कम है। 17% कम कब है, जब 2,38,000 2 लाख कितना लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,38,75,657 रुपए लेने के बाद बैंक से फिर भी उसके पास 17% की कमी है।
फिर भी अभी उसके पास 17% की कमी है, मतलब अभी भी 17% की कमी है। तो बैंक से लोन कितना लिया है, वो बैंक से हमारा लोन लिया है 30%। देखिए 100% थी, कोई उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100% चाहिए, और 100% में लोन लिया है कुछ, और लोन मान लीजिए मैंने लोन यक्स लिया है, मान लीजिए ऐसे करिए, मान लीजिए लोन यक्स लिया है, तो उसके पास अभी भी जो प्राइस चाहिए स्टार्ट करने के लिए वो चाहिए, देखिए मान लीजिए उसके पास टोटल प्राइस 100% था, और 100% में देखिए 100% में आवश्यक राशि से 17% कम है, तो मतलब जितनी 100% चाहिए थी और 100% उसको राशि चाहिए थी, 100 में से उसकी जो व्यवसाय शुरू करने के लिए इतनी राशि उधार ले लिया है, इतनी राशि उधार ले लिया है 100% में, तो और 17% अभी भी कम है, तो उसके पास जो मतलब इसका ये है कि 83% जो राशि है ये उधार ली गई राशि है। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया होगा कि पूरी राशि पहले 100% थी मतलब होती है, और उसमें से 17% राशि अभी भी कम है, मतलब उसको 17% अभी भी चाहिए, क्योंकि मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास 17% अभी चाहिए, तो पहले टोटल 100% चाहिए थी, अब 17% चाहिए, जो मतलब 83% है। इसकी वैल्यू हमारी 2,38,000 2,38,75,697 है। तो इसका मतलब ये है जो 83% की वैल्यू है, जो 83% की वैल्यू है यही है हमारी 2,38,000 2,38,75,697। अब हमको निकालनी क्या है, देखिए निकालना है उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, मतलब इसका निकालना है कि हमें 100% निकालना है, हमें 100% निकालना है, टोटल राशि निकालनी है, टोटल कितनी चाहिए, टोटल कितनी चाहिए इसमें ये पूछ रहे हैं। तो हमारे पास अब ये है, इसको अब केवल भाग करना है 83 से, पूरा क्वेश्चन बन गया हमारा, क्वेश्चन उसका नहीं रह गया, क्वेश्चन अब हमारा भाग करा गया कि हमारी भाग की कैलकुलेशन स्किल कितनी तेज है। चलिए अब इसको भाग करिए, आप भाग कैसे करेंगे देखिए, भाग करिए। चलिए बेसिक पे चलते हैं। हमारे पास जो अंक हैं 2,38,075,697, या फिर देखिए यहाँ पे ये डिजिट आगे देखिए 57 है, 51 है, 57 है, 51 है, 43 है, 28 है, आगे के जो डिजिट हैं इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 6 का अंतर है, ये 6 करोड़ का अंतर है, यहाँ पे बहुत सारा अंतर है, मतलब करोड़ करोड़ का अंतर है। तो इसका मतलब हम अप्रॉक्सीमेट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अप्रॉक्सीमेट लेके इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, अप्रॉक्सीमेट लेके सॉल्व करेंगे और उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 2 लाख जो है 2,38,00,000 इतना हज़ार जो है इसको हम लोग मान लेते हैं 2 दशमलव, ये मान लेते हैं हम लोग ये 38 जो मान लीजिए यहाँ पे 23 के बाद 0.87 है, तो पूरा इसको 239 मान लीजिए, 239 मान लीजिए, आगे 0 बढ़ा दीजिए जितने हैं, मान लिए हमसे इससे थोड़ा ज़्यादा मान लिए कि 239 है, आगे 4 2 2 4 1 5 0 लगा दीजिए। हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया है, अप्रॉक्सीमेट ले लिया है कि 239 हो गया है, ये आगे जितने जीरो थे उतने बढ़ा लिए। उसके बाद अब इसको कितने से भाग करना है, इसको भाग करना है हमारे 83 से भाग करना है। अबे हम इसको 83 से भाग करना है, जब इसको 83 से भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 83 को भाग करेंगे 3 तरह 83 3 कितना होता है, 3 तरह 9 3 वर्ष 24, तो लगभग ये 83 का 3 गुना है, लगभग ये 83 का 3 गुना है, लगभग ऊपर वाला 83 का 3 गुना है, 83 का 3 गुना है। तो हमारा जो लगभग वैल्यू होगी वो आगे 3 डिजिट के पास जाएगा, लगभग 3 के आगे होगा। अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे, देखिए आगे आसपास कुछ है नहीं, इसी के आप देखिए ये इसको जब 83 को इससे भाग किए तो हमारा होता है 83 3 होता है 249, और ये 249 के लगभग करीब है, लगभग करीब है 249 के, तो लगभग करीब है, मतलब हमारे पास 3 गुना आया। तो 3 के बाद हमारे जो 5 जीरो हैं 2 3 4 1 5, तो ये लगभग 30 के, मतलब जो आगे डिजिट है वो 30 के लगभग आसपास जाएगा। तो 30 के आसपास जो पहले 2 डिजिट है हमारा 28 दिखा, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। या तो इसको भाग करिए या तो इससे डायरेक्ट कर लीजिए, एकदम आसान, मतलब इसी से कर लीजिए तो ज़्यादा सही है कि अप्रॉक्सीमेट जाइए। 239 238 जो है इसके आगे जो है इसको छोड़ के हमने जीरो मान लिया, आगे 239 लिख दिया एक बढ़ा के, अब 83 भाग किया, 83 लगभग 3 गुना है, तो ये पूरा 3 के आसपास जाएगा। अब आप लोगों को क्लियर होगा, कैलकुलेशन एकदम आसान हो गई है। नहीं भाग करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपके 3-4 क्वेश्चन समय ले जाएगा वो, तीसरे को क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट से ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। या तो फिर आप दूसरा काम कर सकते थे, इसमें दूसरा काम क्या कर सकते थे, दूसरा काम एक चीज़ होती है डिजिट सम, एक चीज़ होती है डिजिट सम, आप लोग पता होगा डिजिट सम होती है। डिजिट सम क्या होती है कि जो इनको जोड़ते हैं, अंक जो हैं इनको जोड़ते हैं, इन अंक को ऐड करते हैं, इन जो अंक हैं दिए गए हैं इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद
जब तक वो 9 नहीं होते हैं उनको गिनते हैं, और 9 के ऊपर जब हो जाते हैं तो 9 तक के हम छोड़ देते हैं। जैसे कोई संख्या है 2 1 3 5 7, इसको गिनना कितने डिजिट हैं, तो लिखेंगे 2 5 3 8 1 9, तो 9 डिजिट हो गए, तो 9 को आप भूल जाएंगे। अब जो ऊपर रहेंगे उनको गिनेंगे 7 2 9, तुम्हारे जो डिजिट हैं 9 है। मैक्सिमम जो डिजिट का सम है 9 आता है। डिजिट सम अभी देखिए इसी में लगाते हैं, क्या होता है, इससे आसानी से होगा। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 है, तो 9 को छोड़ देंगे। 9 के मल्टीपल जो होते हैं, मैक्सिमम डिजिट जो हमारा ऐड होता है 9 तक जाता है। मैक्सिमम जो डिजिट सम है 9 तक जाता है। इसको जोड़ेंगे 6 5 11, पहले जोड़ लीजिए चलिए आप। 9 देखिए 9 5 14 होता है, 14 6 20 होता है, 20 7 27 होता है, 27 8 35 होता है, 35 2 हमारा 37 होता है, 35 2 37 होता है। तो 37 को जब 9 से भाग करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट किसी चीज़ की जो मैक्सिमम डिजिट है 9 होगी, मैक्सिमम जो डिजिट सम है 9 होगा, तो 9 के बाद फिर वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 0 होगा या तो फिर 1 होगा, 2 3, 0 किसी डिजिट का सम होता नहीं, तो 9 के बाद फिर सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया। 9 के बाद डिजिट सम फिर 1 से चालू हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इसको 9 से भाग करने के 9 36 बचेगा हमारा 1, तो हमारा इसका जो डिजिट सम होगा हमारा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका डिजिट सम आया, यहाँ पे 1 आया। आप बताइए बाकी का कितना होगा, बाकी का भी बताइए। इसका जब करेंगे 3 3 6 होगा, 6 5 11 होगा, 11 9 से 2 ज़्यादा है, तो अब 9 तक भूल जाएंगे। 9 2 11 2 लेंगे, 7 2 9 हो गया, 9 हो गया तो फिर 9 को भूल जाएंगे। अब फिर से गिनना चालू करेंगे, 4 3 7, इसका जो डिजिट सम है आप जोड़ोगे तो 7 निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। इसको भी जब जोड़ोगे तो 8 1 9 हो गया। 9 तक जब हो जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं इसका, तो 9 हो गया तो छोड़ दिया 9 के बाद। उसके बाद फिर गिनेंगे 7 5 12, 9 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो डिजिट सम है ऐसे भी 3 आएगा, या ऐसे भी जोड़ लीजिए 7 5 12 1 13 8। तो इसको पूरा जोड़ेंगे तो जो डिजिट 7 5 12 1 13 8 21 आएगा, और 21 को फिर से जोड़ेंगे 2 1 3, तो हमारा 3 निकल के आएगा। इसको जोड़ेंगे 5 1 6 2 8, 8 5 13, 13 5 होता है 18, 18 3 होता है 21, 21 3 24 होता है। और 24 के जो डिजिट सम इनका फिर करेंगे तो 4 2 6 होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, डिजिट सम समझ में आ रहा है ना। इन अंकों को जोड़ रहे हैं, फिर जो अंक आ रहा है फिर उनको जोड़ दे रहे हैं, तो आगे उसी को लिख दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिए 1 का 1 आया, इसका 7 आया, इसका 3 आया, इसका 6 आया। इसलिए लगा रहे हैं कि इसका मतलब ये जो है ये आप बहुत सारे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, भाग नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारे पास डिजिट है 2 38, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए क्या था, 2 38 87 56 97 बट्टे हमारे पास 83 था, हमें निकालना था 100% का। देखेंगे इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे 3 2 5 8 5 13, 13 7 होता है 20, 20 5 25 होता है, 25 6 31 होता है, 31 9 40 होता है, 40 7 47 होता है, और जो 47 आया इनका योग, और इन 47 47 को फिर जोड़ेंगे, 7 4 11 होता है, 11 को फिर जोड़ेंगे तो हमारा 1 1 2 आएगा, तो इसका डिजिट 2 है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 3 11 होता है, 11 का 1 1 2 आएगा। देखिए ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा केवल 100, और 100 में 1 प्लस 0 0 हमारा 1 आया, केवल एक डिजिट सम पहले में है, तुम्हारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हमेशा भी कभी भी मतलब इस तरह का कैलकुलेशन आ जाए भाग करने का, तो आप ये तरीके जरूर लगाइए, या तो फिर मल्टीपल, ये तरीके लगाने का मतलब है, ये तरीके लगाने का मतलब है कि पहले डिजिट सम देखिए, या फिर अप्रॉक्सीमेट में जाइए, अप्रॉक्सीमेट भी सही होता है। या फिर इस क्वेश्चन को तीसरे तरह से आप कैसे कर सकते थे, तीसरा तरह से एकदम आसान क्वेश्चन था, तीसरी तरह आप देखेंगे तो कहेंगे मुझे क्यों नहीं याद आया। देखें आपको, देखिए 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, 2 तरीके से इस कैलकुलेशन को आसान करना, और तीसरा तरीका आप लोग खुद अपने आप पे सोचेंगे कि ऐसा मुझसे कैसे हो गया। चलिए 23 87 56 97, इसको नीचे लिखा था 83, हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। देखिए इसमें 83 से पूरा कटेगा, आखिरी के 2 डिजिट 0 हैं, वो 0, देखिए ये 0 3 से 83 से कटेंगे नहीं, मतलब 5 होता तो मान सकते थे कि 2 1 0 कम मतलब 0 जो है 5 काट देता है, 0 को मतलब 5 जो नीचे आता तो 0 को कम कर देता, लेकिन यहाँ पे 83 है, 83 0 100 से भाग नहीं होगा, तो ये जो 2 0 हैं ये बच जाएंगे, और ये लास्ट में 2 0 केवल ऑप्शन ए ही में था, बाकी में किसी में भी लास्ट में 2 0 नहीं थे, तो हमारा ऑप्शन ए ऐसे भी दिख देना चाहिए कि 100 से गुणा करेंगे तो हमारे जो डबल 0 हैं ये बच ही जाएंगे। 83 केवल इससे भाग होगा, जब 83 से इससे भाग होगा तो हमारा कोई डिजिट लास्ट में 0 तो बनेगा नहीं, जो बनेगा 0 इन्हीं 2 से बच जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन ए डायरेक्ट हमें दिखना चाहिए था। चलिए समझ आ रहा है सर, बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहे हो, बहुत धन्यवाद माय डियर जी, आपको समझ में आ रहा है, इसमें आपके बहुत सारे एफर्ट हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे 00 होगा, ऑप्शन ए। 3 तरीके से हमारा कोई भी कैलकुलेशन, इस तरह का कोई भी कैलकुलेटिव सवाल आ जाए इस तरह सोचना चाहिए कि हम कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े हमें, इन तरीकों से
कैलकुलेशन बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन करने से हमारा टाइम ही केवल वेस्ट होता है ना। चलिए क्वेश्चन है, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, क्वेश्चन करिए, 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है, तो 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये है, तो पूंजी बतानी है कितनी होगी। चलिए कमेंट करिए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग फिर 5% पर, 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है। तो कभी आपको इस तरह का नंबर दिख जाए, किस तरह का, बटे में भिन्न की संख्याएं दिख जाए, 1/2, 1/4, देखिए 1/4 भाग 5% पर, फिर जो बाकी है फिर 1/4 भाग 10% पर और बाकी जो बचा हुआ है 8%, मतलब उस पर निवेश करता है। तो इस तरह की कोई सक्सेसिव वाली चीज़ भिन्न में आ जाए, तो देखिए पहले कोई संख्या थी, उसका कोई संख्या लेंगे, आप संख्या लेंगे, उसका पहले 1/2 करेंगे, 1/2 करने के बाद पर 1/4, फिर उसी संख्या का 1/4 करेंगे, देखिए इतना करेंगे कैलकुलेशन में, बाकी फिर उसी पर साथ मतलब ये दोनों को घटाएंगे एक्स में, जो आएगा ये, फिर जो ए आएगा इसको एक्स में घटाएंगे, वो बाकी होगा हमारा। तो इसमें हम लोग यक्स न मान के ये जो नीचे हमारी ये 2 हैं, नीचे 4 हैं, जो भिन्न हमारी लिखी गई हैं, जिनका हम जो जिसका मेन से जो मेन संख्या हमारी मूल संख्या है, उसमें जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं का पार्ट हिस्सा निकाल रहे हैं, तो उनका जो है ये जो संख्याएं हैं इनका हम लोग नीचे वाली जो है, जैसे 2 है यहाँ पे, नीचे 4 है, तो जो हर है इनका हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका जो हर का एलसीएम होगा वो हमारा 1/2 है, 1/2 है, 1/4 है, इन्हीं को केवल यक्स में 1/2 भाग करेंगे, 1/4 भाग करेंगे, यही भाग करेंगे, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे 4 दूनी 8, तो हम लोग मान लिए 4 दूनी 8 होगा, तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारा जो 8 हमारी जो है, अब पूंजी हमारी जो है, पूंजी हमारी है 8 है, पूंजी हमारी जो है, हमारी पूंजी 8 रुपये है, केवल 8 रुपये हमारी पूंजी है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि 8 रुपये हमारे पास पूंजी है, और पूंजी की जो 8 रुपये है, अब देखिए क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। पूंजी जो है, पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/2 भाग 5% पर, तो इसका 1/2 होता है हमारा 4, तो 1/2 होगा 4, तो जो 4 पार्ट हैं 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, तो इसका जब 1/4 करेंगे, इसका 1/4 करेंगे, देखिए उसी मूल संख्या का फिर कह रहा है 4 1/4 करने पर, जब 8 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 को कह रखे हैं 8% पर, इसको 8% पर निवेश किया जाए, नहीं 2 को है जो 1/4 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, इसको 10% पर निवेश कर रहे हैं, इसको 10% पर निवेश कर रहे हैं। फिर अनुपात में तीसरी संख्या हमारी है कि तीसरी जो बची है, 4 2 8 हो गया, 8 में भी कितना बचा है, 4 2 6 हो गया, हमारे पास मूल संख्या 8 थी, हमारे पास अभी 8 4 2 6 हो गया है, 6 हो गया, तो हमारे पास जो बचा है 2 बचा है, तो हमारे पास जो तीसरा बचा है 2, और दूसरे को हम तीसरे को कर रहे हैं 8% पर निवेश, 8% पर निवेश कर रहे हैं। मतलब हमारे पास सवाल यह है कि 4 रुपये हम 5% पर निवेश कर रहे हैं, 2 रुपये 10% पर निवेश कर रहे हैं, और बाकी जो 2 रुपये हैं वो 8% पर निवेश करना है, और 2 वर्ष बाद उसकी जो आय है, 2 वर्ष बाद जो उसकी आय है, ये जो मतलब जो आय बनेगी इनका निवेश करने के बाद, वो 2800 बनेगी, 2800 बनेगी। हमें बतानी है, पूंजी ज्ञात कीजिए। आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो है ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। अब डेविएशन पे हम सोचेंगे डेविएशन क्या होता है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है डेविएशन। पहले हम इनका निकालेंगे टोटल कि ये पूंजी में जो 5% है, ये पूंजी इतना निवेश करने के बाद टोटल हमारा जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब ओवरऑल जो बनेगा हमारी राशि बनेगी इतना निवेश करने के बाद वो कितनी बनेगी। उसके लिए चलिए देखते हैं, ये चलिए क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद वो देखेंगे डेविएशन कैसे लगेगा या इसकी। चलिए डेविएशन सीख लेते हैं पहले, तब इसको सवाल में फिर से लौटेंगे। चलिए डेविएशन सीख लेते हैं, फिर सवाल में लौटेंगे। ठीक है, आपका 2000 आ रहा है, मैं ड्रीम बिल्कुल सही। चलिए डेविएशन के लिए समझेंगे पहले डेविएशन होता क्या है। तो चलिए जैसे देखिए कि आपके पास 900, मान लीजिए किसी छात्र है, कोई स्कूल है, स्कूल ए है, स्कूल ए है उसमें 900 छात्र हैं, स्कूल बी है उसमें 700 छात्र हैं, स्कूल ए है उसमें 900 छात्र हैं, स्कूल बी है उसमें ओके सर जी ठीक है ना, स्कूल ए है उसमें 900 छात्र हैं, स्कूल बी है उसमें 700 छात्र हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि इस ए वाले जो स्कूल हैं इसमें लड़कों के जो परसेंटेज आए हैं 72% आए हैं, और जो स्कूल बी है उसमें जो एवरेज लड़कों का परसेंटेज है वो 80% है। तो हमें कह दिया जाए, पूछा जाए कि टोटल बताइए दोनों स्कूल को मिला के जो हमारा एवरेज परसेंटेज है वो कितना होगा। इस तरह
तब हमारा लगता है डेविएशन। मतलब एक दे दिया है कि 900 जो हमारे हैं, पहले स्कूल में 900 छात्र हैं, 900 में 72% जो लड़के हैं, 900 में जो है 900 छात्र हैं, 900 छात्र के जो औसत स्कोर, मतलब एवरेज स्कोर है, औसत जो जो औसत नंबर आए हैं वो 72% है। दूसरा स्कूल 700 छात्र हैं स्कूल में, उसका जो औसत परसेंटेज है वो 80% है। अब हमें प्राप्त करना हो कि बताइए टोटल ओवरऑल एवरेज क्या होगा। चलिए आप लोग एक एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होगा कि जैसे किसी आपके 5 आदमी हैं, 5 आदमियों का मान लीजिए औसत जो वेट है 20 किलोग्राम है, 3 आदमियों का औसत वेट 24 किलोग्राम है। तो बताइए टोटल आदमियों का औसत ये क्वेश्चन बताइए कि मान लीजिए 5 आदमी है, 5 आदमियों का औसत वेट 20 किलोग्राम है, 3 आदमियों का औसत वेट 24 किलोग्राम है, तो बताइए टोटल वेट कितना होगा। चलिए मैं आप लोग कमेंट करिए। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन ठीक है, समझेंगे अभी इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, उसके पहले है इसको समझने के लिए आप बताइए कि 5 आदमी हैं, 5 आदमियों का वेट औसत 20 किलोग्राम है, 3 आदमियों का औसत वेट 24 किलोग्राम है, तो बताइए टोटल टोटल हमारा जो औसत वेट होगा वो कितना होगा, औसत वेट कितना होगा, इसका बताइए टोटल औसत वेट कितना होगा, कमेंट करिए। चलिए करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास कितने आदमी और कितने किलोग्राम है इसको गुणा कर देते हैं। तुम्हारे पास देखेंगे 20 किलोग्राम है और कितने आदमी हैं, 5 आदमी है, तो 20 पंचे 100, 20 आदमियों का 5 आदमियों को टोटल वेट 100 ग्राम हो गया। 5 आदमियों को टोटल वेट 5 आदमी का एक का 20 किलोग्राम है, तो 5 आदमियों का टोटल 5 गुणे 20 इतना हमारा वेट हो गया। और दूसरा देखेंगे कितने आदमी, टोटल 3 आदमी है और एक आदमी का 24 है, तीनों आदमियों का हमारा 72 किलोग्राम हो जाएगा। ये टोटल वेट हो जाएगा। औसत निकालने के लिए जो जितने आदमी हैं उनसे भाग कर देंगे, तो हमारे आदमी 5 3 8, हमारे 8 आदमी हैं, 8 से भाग कर देंगे, हमारा टोटल कितना आएगा, 20 पंचे 100 होगा। और जब 72 जोड़ेंगे तो हमारा 172 बनेगा। हमारा जो औसत वेट आएगा 172/8 होगा, तो इसका होगा 8 दून 16 होगा, एक हासिल बटेगा 8 1 8, 8 5 40, जो हमारा एवरेज वेट निकल के आएगा 21.5 निकल के आएगा। तो इसी तरह जहाँ पे और एवरेज इनका जो एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए, टोटल छात्रों का एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए, एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो क्लास ए में का जो स्कूल ए है, स्कूल ए में 900 छात्र थे, स्कूल ए में 900 छात्र थे, 900 छात्र थे और 900 छात्र जो है उनका परसेंटेज कितना था, 72% था। 900 छात्रों का परसेंटेज कितना था, 72% था। दूसरा जो स्कूल है, दूसरे स्कूल में देखिए ये जो है जो यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं ना, इसमें बताना रहता है कि जैसे ए का 72% है, बी का 80% है, तो हमें इसमें निकालना रहता है कि ए प्लस बी को मिला के टोटल कितना परसेंटेज बनेगा, ए प्लस बी को टोटल मिला के कितना परसेंट निकलेगा। हमने निकाला कि ए में 900 छात्र हैं और 900 छात्रों का परसेंटेज 72% है, प्लस 700 छात्र हैं, टोटल परसेंटेज निकाल रहे हैं 700 छात्र हैं और 700 छात्र का प्रत्येक का 80% है। और टोटल हमारे पास कितने छात्र हैं, टोटल हमारे पास है 9 7 1600 छात्र, 9 7 1600 छात्र। हमारे पास ये निकल के आया कि 900 जैसे वो किया था सेम टू सेम उसी तरह कर रहे हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 1600, 900 छात्रों का 72% है, 700 छात्रों का 80% है। टोटल हमारे पास कितने छात्र हैं, 1600 हैं। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो जो गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 7 16 1 17 होगा, प्लस होगा, जब इसको गुणा करेंगे 60/56 होगा और आगे 3 जीरो लग जाएंगे, बटे 1600 बराबर जो हमारा आएगा, इनका जोड़ोगे तो 0 0। अब देखिए 0 ये 8 से 0 से 8 जुड़े जाएगा, यहाँ पे 6 से 7 जुड़ेगा, 7 6 13 होगा, हासिल आएगा 1, 5 1 6 1 7 होगा हमारा, 9 8 2 16, 9 7 63, 9 2 16। इसको देखिए सही से गुणा किए थे ना हम, यहाँ पे 2 जीरो होंगे, 9 2 18 होगा, हासिल आएगा 9 7 16 1 17 सही है। तो यहाँ पे 5 1 6 1 7, देखिए फिर से जोड़ते हैं, 6 होगा हमारा, 8 होगा हमारा, 8 6 7 13 होगा, हासिल आएगा 1, हासिल आएगा 1, 5 1 6 1 7 हमारा बिल्कुल सही है।